नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि मेरी विंडो पर आप देख रहे हैं कि आनंद शर्मा जी मौजूद हैं यहाँ पे, मधुबाला जी हैं। डीबीसी कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है। मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील है, जो हमेशा उठाते रहते हैं हम। आज भी उसी तरह की स्थिति दोबारा से डीबीसी कर्मचारियों के लिए बन गई है। यूँ तो निगम की नई मेयर साहिबा शैली ओबरॉय जी तरह तरह की घोषणाएं तरह तरह के विभागों के लिए, अन्य विभागों के लिए करती चली जा रही हैं, लेकिन जब बात डीबीसी कर्मचारी की आती है तो वो अपने कानों पे हाथ और जबान को बंद कर लेती हैं। और ऐसा खाली मेयर साहिबा ही नहीं करती, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब भी ऐसा ही कहीं ना कहीं करते हैं। खास तौर पे जब डीबीसी कर्मचारी के प्रमोशन की, डीबीसी कर्मचारी की सैलरी की, डीबीसी कर्मचारी के उत्थान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है मौन हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देता किसी भी सवाल का। आनंद शर्मा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, डीबीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। और मुद्दा आज है सैलरी का। आनंद भाई, कितने महीने की सैलरी और आखिर इसके लिए क्या आवाज यूनियन उठाने वाली है डीबीसी कर्मचारियों की? धन्यवाद रहमान भाई, आपने हमारे हर मुद्दे को, हर कर्मचारी के मुद्दे को उठाया है और उनको ज्वलंत भी रखा है। आपका हम धन्यवाद करते हैं पहले आपके चैनल का। तो आपने ये बात जो की है, सैलरी लगभग डीबीसी कर्मचारी के 3 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और आज 3 महीने से तनख्वाह नहीं है। एक छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी के पास उसकी हालात, उसके घर के हालात, एक अपने घर को मेंटेन रखना, बच्चों के नए एडमिशन स्कूल्स के बदल गए हैं, उनकी फ़ीस, तनख्वाह में से ही जाती हैं सारी हमारी फ़ीस हैं या उनकी वर्दी है या उनकी किताबें हैं, तो वो कहाँ तक उन चीज़ों को जोर मारेगा, कैसे उनको पूरा कर पाएगा? इलाज के लिए भी और चीज़ों में कई साथियों को परेशानी आती है। साथ-साथ सैलरी ना होना तो एक बहुत बड़ा ही परेशानी है, जो घर का खाना भी वो खाना मुश्किल हो जाता है और अपने किराए को देना, अपने मकान में जो किराए में रह रहे हैं, कई साथी हैं जो अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, लेकिन जीवन चला रहे हैं जैसे-तैसे। लेकिन साथ में कई ऐसे भी हैं जो किराए पे रहते हैं, उनको मकान मालिक, नौबत ऐसी है कि बाहर तक करने की उनके साथ नौबतें आ गई कि उनको बाहर किया जाए। आज 3 महीने से परेशान, हम कई बार अपने लेटर भी लगा चुके हैं, मौखिक रूप से अधिकारियों से बातचीत भी कर चुके हैं। एक ही बात होती है हर बार का रोना, पैसा नहीं है। क्या सिर्फ़ एक डीबीसी कर्मचारी ही है जिसके लिए पैसा नहीं है? आप एक छोटी-सी तनख्वाह पाने वाला अधिकारी हमको खुद कहते हैं कि हमारी भी तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली है। तो वो हमारी तुलना अपने आप से करते हैं, तो ये एक शर्मनाक बात है। एक एक सवाल मैं आनंद भाई यहाँ पर लूंगा आपसे, क्योंकि ये मेरा नजरिया एक पत्रकार होने के नाते, मैं जिसको, उस चीज को, उस बात को जिस तरह से देखता हूँ वो मैं बयान करता हूँ अपने शब्दों के जरिए। मैंने देखा कि पिछली एक लास्ट वीडियो में आनंद भाई व उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थे, आनंद शर्मा जी की पूरी यूनियन मौजूद थी। उन्होंने मेयर ऑफिस के बाहर यानी कि सिविल सेक्टर के अंदर, वहाँ पे मेयर की तारीफ की जा रही थी। मेयर की तारीफ इस वजह से की जा रही थी कि सेवा विस्तार उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। ये उनका फर्ज था, ये कोई उनकी तारीफ नहीं थी, ये उनका फर्ज था। आप सब लोगों ने उनकी तारीफ की। ये बात तकरीबन 15 दिन पहले की है शर्मा जी। 3 महीने की सैलरी उन्होंने डीबीसी कर्मचारियों को एक सेवा विस्तार का लॉलीपॉप देकर शांत कर दिया, जो अपनी सैलरी के लिए ना बोले, क्योंकि वो अपने सेवा विस्तार के लिए ज़्यादा चिंतित था। सैलरी तो वो सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अब सेवा विस्तार तो कर दिया, अब उसमें आगे क्या बढ़ोतरी उन्होंने की है, अपडेट कर दिया, अब वापस से सब सही हो गया है। क्या कंडीशन है अभी? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सेवा विस्तार किया है, बिना ब्रेक के किया है, ये उनके लिए तो हम आज भी फिर दोबारा शुक्रिया ही करेंगे कि चिंतित था कर्मचारी कि सेवा विस्तार भी होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं और भी हैं, कई कर्मचारी तो जो क्या सेवा विस्तार रोकने की वजह यही तो नहीं थी कि सैलरी ना देनी पड़े फिलहाल? नहीं, हम ये कहना तो मुश्किल है और हाँ, ये इस बात को ऑफ़िशियली हम कह भी नहीं पाएँगे क्योंकि उसमें ऐसा या था या नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपका सेवा विस्तार हमारा हुआ, उसके लिए बिना ब्रेक हुआ, उनका शुक्रिया करते हैं हम। लेकिन साथ में दोबारा कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। लेकिन इसमें एक कर्मचारी के नज़रिए से हमारा सोचा जाए कि आज हमें हमारे कार्यकाल में 28 वर्ष हमें हो चुके हैं नौकरी को और 28 वर्ष में हमारे सामने कम से 6 मेयर बदल गए हैं। 6 मेयर नहीं, 6 बार हमारे इलेक्शन सामने आ चुके हैं निगम के और मेयर तो कई बदल गए हैं क्योंकि हर साल मेयर बदलता है। हुँ। तो उस साल के बदलने में आपका इस तरह से हर किसी ने हमें सिर्फ़ आश्वासन दिया कि अब की बार आपको हम बहुत अच्छे से अच्छा करेंगे और आप कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें पूरी दिल्ली को हर महामारी से, बीमारी से जो भयानक और जानलेवा बीमारी हैं, उनसे बचाने के लिए डीवीसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तारीफ़ तो उन्हें की जाती है, पीठ थपथपाई जाती है
लेकिन उस पीठ थपथपाने में बावजूद भी आज ये कर्मचारी बेनाम घूम रहा है। अभी मेरे परसों के बयान भी कल ही मेयर साहब से मुलाकात हुई है। उनसे भी मैंने यही कहा है कि मैं आज भी अपने आप को सोच रहा हूँ और खोज रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। कि मुझे आज ये परेशानी होती है कि निगम में 28 साल बिताने के बावजूद भी सभी के पास एक संवैधानिक पद है। लेकिन एक डीवीसी कर्मचारी जो आज भी अपने आप को कह रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, यानी कि वो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट तो निगम दे चुका है कि इसका कोई संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन उसे कहना पड़ रहा है कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या ज़िंदा हूँ? लेकिन उसके बाद में उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसके लिए ना अधिकारी अभी भी जागरूक है। हम कल अधिकारियों से भी मुलाकात की है और उनकी कोई भी तरफ से एक 1 साल पहले ऑर्डर होने के बावजूद भी उस पर कोई भी उन आज तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। आखिर डीवीसी कर्मचारियों को वो समझते क्या है? क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? क्यों कर रहे हैं अधिकारी ऐसा? डीवीसी कर्मचारी को क्या डीवीसी कर्मचारी कमज़ोर है, अपनी आवाज़ नहीं उठाता? डीवीसी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाता है। जब भी आवाज़ उठाने के बावजूद उसका आज एक पद नाम के लिए उसका एक ऑर्डर तैयार किया गया सन 2022 में 9 मार्च को। लेकिन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करना, ये आपका प्रशासन के अधिकारियों का इतना बड़ा हमारे साथ धोखा है, जो उन्होंने पूरी तरीके से हमारे साथ खेल खेला है पूरे 28 साल। वो डीवीसी कर्मचारी आपने पूछा कि क्या समझता है वो? डीवीसी कर्मचारी को एक बंधुआ मज़दूर समझता है। कि मैं बार-बार कहता हूँ कि एक अंग्रेज़ों का शासनकाल भी अच्छा था, कि वो कम से कम समय पर तनख्वाह देकर, चाहे वो कच्चा ही रखता था लेकिन उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये सब चाहे मार के देता था लेकिन खाना देता था। लेकिन आज हमें बिना मारे वो चोट लग रही है कि ना तो हम अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं, ना अपने जीवन को ये खोज पा रहे हैं कि मेरा वजूद क्या है कि निगम में मैं 28 साल सेवा देने के बावजूद आज भी कहीं खड़े हो जाते हैं तो सब कहते हैं 28 साल बाद भी आप वहीं खड़े हैं। जहाँ थे वहीं हैं। सर कि बच्चे क्या कहते होंगे जो ये 28 साल की नौकरी करने के बाद जब आप घर जाते होंगे, जब रिटायरमेंट का समय आएगा, तो बच्चे क्या बोलेंगे या क्या बोलते हैं? उसके लिए वो एक दुखद और मरणासन्न जैसी स्थिति है। अभी 2 साथी रिटायर होने वाले हैं, कल मैंने मेयर साहब के सामने खड़े उन किया बच्चों उनको। की शादियाँ भी हुई होंगी, वो समधी भी होंगे, बेटी के ससुराल वाले भी होंगे, बेटे के ससुराल वाले भी होंगे, वो किस तरह से बात करते होंगे इस सब के बारे में? वो यही है, उनके आगे एक शर्म के मारे हम ही नहीं बोल पाते हैं कि हमें क्या हो गया है, हमारे प्रशासन ने हमारे साथ क्या किया है। आज हमारे परिवार की शादियाँ भी हमारे जो हमारे संपन्न कुछ लोग हैं जिनके थ्रू हमारी कई परिवारों में शादियाँ की गई हैं। आज एक हमारा साथी आईसीयू में एडमिट है जो ईएसआई की सुविधा 1 साल पहले लागू कर दी गई, लेकिन उस ईएसआई को आज तक लागू नहीं किया गया है कि नॉर्थ में ना ईस्ट में किसी को इलाज नहीं मिल रहा है। नाम के ऑर्डर का नाम ज़रूर है कि आपको ईएसआई की सुविधा दे दी गई है। आज वो साथी आईसीयू में एडमिट है। हम लोग उसका पैसा उगाकर कोई ₹100 कोई ₹200 जब उस साथी का इलाज करा पा रहे हैं क्योंकि उसके पास 3 महीने से तनख्वाह नहीं है। इतना वो जोड़ नहीं पाया अपने जीवन में कि वो अपना इलाज करा सके। आज वो वही स्थिति उसकी हो गई है कि हम लोग उस पर एक निगम से हमने उसके लिए रिक्वेस्ट भी की थी कि उसके इलाज के लिए कुछ तो उन्होंने कहा कि प्रशासन में कोई भी ऐसा कायदा कानून नहीं है कि जो आपके लिए उसका इलाज कराया जा सके। अब 2 साथी रिटायर होने वाले हैं। वहीं मेयर साहब के सामने मैंने पूछा था कल ये 30 तारीख को रिटायर होंगे, तो ये अपने घर क्या मुँह लेकर जाएगा? क्योंकि एक तो ये 15,000 की नौकरी थी जिसे 3 महीने की तनख्वाह भी पता नहीं कब आएगी इसकी जो बैलेंस है। और दूसरा आज ये जाएगा तो रिटायरमेंट पे अधिकारियों ने उसे साफ-साफ उसे लेटर में लिख के दिया है, ना तो आपकी ग्रेच्युटी है, ना आपका कोई फंड है, ना कुछ है, इस तरह की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी और आपका कार्यकाल 30 मई को खत्म किया जा रहा है। तानाशाही निगम की ये डीवीसी कर्मचारी सहता रहेगा क्या? सहना नहीं चाहिए। मैं हर साथी को कहता हूँ, कुछ साथी जागरूक नहीं हैं। अगर यही तानाशाही सहते रहे, मैं इस तानाशाही को सहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे साथी कई और भी हैं जो मेरे साथ तैयार इस तानाशाही को नहीं सहते हैं। लेकिन आज सबको निकलना पड़ेगा। सबको अपने घरों से जो आज 28 साल से आप सहते आ रहे हैं, उसमें एक बुलंद आवाज़ के साथ आना पड़ेगा। मैं उन्हें बार-बार यही समझाता हूँ कि आप आएँ, आगे बढ़ें, जभी आप अपना हक ले पाएँगे। जो हमारे आने वाली जनरेशन है, डीवीसी की भर्ती तो नहीं हो जाती है, लेकिन आज वो बच्चा अब नई उम्र का लड़का वो सोच के तो ये आता है कि मुझे एक सरकारी एक प्रशासन में मुझे एक ऐसे ठर्रे में काम मिला है कि जहाँ मैं ज़िंदगी सुकून से जी पाऊँगा। डीवीसी डिपार्टमेंट के सैकड़ों कर्मचारी अपने आश्रितों की नौकरी लेने के लिए कब से तैयार खड़े हैं आनंद भाई, कोई भी उनको नौकरी नहीं दिलवा पा रहा, ना निगम दे पा रहा। जी हाँ, हमने इस बात के लिए लगातार जो साथी हमारे
अपनी शहीद हो गए कोरोना के टाइम में, और वैसे भी कई साथी गुजरे हैं। पिछले 14 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी यूनियन के साथ मेरे साथी कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार से किसी को नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसी फाइल तो फाइल दर-दर फाइल बढ़ती जा रही हैं। लेकिन निगम ने एक अपना ढीठ रवैया और एक तानाशाही रवैया पूरी तरीके से अपना रखा है कि हम इनको कुछ नहीं देंगे। ना इनको पदनाम देंगे, ना इनको किसी कर्मचारी जो मर जाता है, उसके परिवार को ना कोई आर्थिक, ना उसको उसके बजाय नौकरी ऋणमूलक आधार पर भी नहीं देंगे। इन्होंने पूरे तरीके से सोच रखा है कि डीबीसी कर्मचारी को एक बंधुआ मज़दूर पैदा किया था इन्होंने अपने लिए, और बंधुआ मज़दूर ही मारना है। और आपने पूरे निगम के अंदर अगर हम देखें, तो आज भी हम उनसे जो गुहार लगाते हैं, तो उनके पास में अभी उन्होंने एक और तरीका अपना लिया जो उनके लिए आवाज़ उठाता है। हो सकता है कल को आनंद के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी गाज गिरे कि उनके ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनके ट्रांसफ़र जगह-जगह फेंकते हैं। उनको परेशान किया जाता है कि एक तानाशाही ने तो रवैया कौन-सा है? ये तानाशाही रवैया है, इसी को कहते हैं। तनख्वाह 3 महीने की नहीं आई है, अगर इससे आगे भी पहुँचेगी तो यूनियन क्या एक्शन लेगी? यूनियन एक्शन वही लेगी कि अपना यूनियन के पास अपना और क्या एक्शन है? यही एक्शन कि वो पहले अपनी बातचीत करता है, अपने लेटर देता है। लेटर मैं 6 दे चुका हूँ, और आज उसके पीछे आज बातचीत भी कर चुका हूँ, तो कह दिया जाता है हर बार कि 1 हफ्ते में तनख्वाह आएगी। कल भी हम मिले तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में आएगी, पिछले बार भी कहा था 1 हफ्ते में आएगी, लेकिन हफ्ता दर हफ्ता बीतते आज 3 महीने बीत गए हैं। लेकिन अगर ये रवैया चलता रहा, तो इस हफ्ते को देखने के बाद हम प्रॉपर एक रोड पर अपना प्रदर्शन करेंगे। अपने उसके खिलाफ प्रदर्शन, और काले जो इनके रूल चल रहे हैं उसके खिलाफ ज़रूर हम प्रदर्शन पे जाएँगे। मधुबाला जी, आप लोगों के बीच में रहती हैं, कर्मचारियों के बीच में रहती हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों का क्या कहना है तनख्वाह 3 महीने से नहीं आई? धन्यवाद सैफी भाई, आप हम सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं और आगे भी पहुंचा रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं कि हमारी पहली बात तो तनख्वाह ही नाम मात्र की है, और वो भी हम उधार ले लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत से साथी हैं किराए पे रह रहे हैं, सभी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछों को उनकी शादियां करनी है, और बीमार भी होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। और जब 3 महीने तनख्वाह ना मिले तो आप सोच सकते हैं कि उसके परिवार की हालत क्या होगी। घर में खाने तक के लाले हैं, अपने बच्चों को सही से पोषण नहीं दे पा रहे हैं हम। बाकी उनके भविष्य के बारे में हम क्या सोच पाएंगे? हमारा खुद का भविष्य बर्बाद हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें, लेकिन ये तो हमें भूख से आगे कुछ और सोचने ही नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि निगम के कुछ अधिकारी ऐसे, उनके अंदर मानवता ही समाप्त हो गई है। जो 28 वर्षों के बाद अगर हम कोई अपने परिवार में 4 महीने के लिए कुत्ता भी पालें तो उसकी भी चिंता हो जाती है। लेकिन इन्होंने तो हमें इंसान समझा ही नहीं कभी। और तनख्वाह ना देना ये कितना बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है। टाइम से तनख्वाह ना देना कि ये और कुछ सोच ही ना पाएँ उसके बारे में। बहुत सीधी सही, बड़ी तीखी और बड़ी समझने वाली और बड़ी गहराई से जुड़ी ये बात, ये सच बात है। इनको तनख्वाह मत दो, ये किसी और मुद्दे के बारे में सोचेंगे नहीं। आनंद भाई, कहीं न कहीं आज सच्चाई सामने आई है। बात बहुत ध्यान देने वाली है। मधुबाला जी ने, ये भगवान ने शायद इनके मुँह से, सरस्वती माता विराजमान होती है ज़बान के ऊपर, उनके मुखमंडल से ये बात निकली है। सच बात है। 3 महीने की तनख्वाह बीबीसी कर्मचारी अपनी किसी समस्या के लिए बोलेगा ही नहीं। ना अपने सेवा विस्तार की बात करेगा, ना अपने लाभांश की बात करेगा, ना अपने पक्के होने की बात करेगा, ना करुणामूलक की बात करेगा, ना और किसी मामले की बात करेगा। 3 महीने की तनख्वाह के बाद वो हार थक जाएगा। क्या ऐसा ही सच्चाई है कहीं न कहीं इस बात में? नहीं, ये सच है बिल्कुल, कि उसको ऐसी चीज़ों में बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है। जिस आदमी के पेट में रोटी नहीं है, तो वो आदमी पक्के होने की छोड़ो, रोटी की पहले सोचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल और सच्चाई है वो ये। एक जानबूझ के किया जाता है, या तो अधिकारियों के थ्रू, ये कुछ और सोच ही ना पाए। इसकी सोच रोटी तक रखो, जैसे एक बंधुआ मज़दूर होता है कि रोटी सामने है, तो रोटी की बात करेगा। जब पेट में आग लगी होगी, तो वो रोटी की बात करेगा, वो पक्के होने की बात नहीं करेगा। और यही कर्मचारियों के साथ हो भी रहा है। मुद्दे पर बात आने ही नहीं दी जाती। उसको गुमराह कर दिया जाता है कि वो किसी तरह से अपने पक्के होने के, लाभांश के और अपने सिस्टम को जोड़ने की बातें ना करे। अपनी ये कहे मेरी तनख्वाह कब आएगी? मुझे पैसा कब मिलेगा? मैं कब अपना पेट भर पाऊँगा? इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। और यही बात हम तो ये भी कहते हैं कि आज एक अगर निगम में बदलाव आया है, अगर वहाँ कहीं आया है, तो हमें एक आशा भी है कि चलिए ठीक है, आपने बदलाव किया तो आप हम में भी बदलाव करके दिखाओ ना। कि हम जब समझे कि आपने वो जीवन में हमारे कुछ ऐसा परिवर्तन लाए हैं कि जिससे आज हमें सुकून मिलता है कि मेरी तनख्वाह 7 तारीख पर पक्की आनी शुरू हो गई है, और मैं आज मैं पक्के होने की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, या मेरे पद नाम को भी सोचा जा रहा है कि संविधान के तहत मुझे संवैधानिक पद दिया जा रहा है।
जैसे पूरे निगम में कोई कर्मचारी ऐसा नहीं है जो डीबीसी के अलावा कोई संवैधानिक पद पर ना हो, और आज उसके पास संविधान के तहत एक पद है, लेकिन डीबीसी कर्मचारी ही एक ऐसा कर्मचारी है जिसको उन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना दिया है, ऐसा अपने आप में किया है कि उसे अधिकारी मिलकर भी शायद हमारे निगम प्रशासन में बैठे मेयर हों, चाहे किसी को उन्हें गुमराह करते हैं। हम तो कहते हैं सामने बिठाए ना, सामने बैठाकर बात करें। अगर हम गलत होते तो कभी मेयर के दरवाजे पर दोबारा नहीं जाएंगे अगर हम गलत साबित हो। तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है कि संविधान को दरकिनार कर कर इतने सारे कानून अपने ही बनाकर और इन निर्दोष काम करने वाले इन असहाय कर्मचारियों की सुनने वाला इस निगम में ना तो कोई अधिकारी है और ना ही सरकार व प्रशासन में कोई ऐसा रहनुमा है जो उनकी रहनुमाई करके इनका बेड़ा पार कर सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।